वेलकम टू अवर चैनल रीडिंग क्लास में से बच्चों। तो आज हम लोग बायोलॉजी लेके चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। क्लास 10th है। क्लास 10th से बायोलॉजी में आज हम लोग सब्जेक्टिव थ्योरी को लेके नहीं चलेंगे। आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे। ऑफलाइन के बच्चों को ये हम याद करने के लिए दिए हुए थे, तो आज हम उसका रिवीजन करवा रहे हैं, जिसको कि वीडियो बना देते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चों को कंप्लीट याद है। चलिए, ये सबसे पहला चैप्टर है जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आप लोगों से क्वेश्चन आ जाता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आपको इसका जवाब देना है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कौन सी होती है? पहला का आंसर होगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मतलब। दूसरा, ये प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का प्रभावी रंग है। या दूसरा समझिए, निम्न में किस रंग के प्रकाश के किरण प्रकाश के संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है। ये ज्यादातर क्वेश्चन ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि है इसका आंसर क्या होता है? अब ये प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? ऑप्शन है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम दोनों में। किसमें होता है? दिन में होता है। किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है कब? अब ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑप्शन है आपका वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन और कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक? हीमोग्लोबिन का। क्योंकि रक्त जो है वो आरबीसी के द्वारा लेके चला जाता है और आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसी की सहायता से क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन जाता है। अच्छा, एक बात और जानिए, आप लोग इस बात को जाने होइएगा कि रक्त दो प्रकार के होते हैं। जब हम लोग रक्त में पढ़ेंगे, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त कितने प्रकार के? कौन कौन सा? एगो शुद्ध, एगो होता है अशुद्ध। कौन कौन सा? एगो शुद्ध, एगो अशुद्ध। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में क्या अंतर होता है? तो थोड़ा सा का अंतर होता है। थोड़ा सा मतलब क्या? एकदम समझिए कि एकदम तीन टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत छोटे। एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, दूसरे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। जब ऑक्सीजन उपस्थित है दैट मींस कहने का मतलब शुद्ध ब्लड है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित है दैट मींस कहने का मतलब अशुद्ध ब्लड है। अब ये ब्लड जो होता है वो जाति किससे है बाबू? तो दो चीजों से। एक चीज से जाती है, दूसरे से आती है। जाने वाली चीजों के धमनी, आने वाली चीजों के सीरा। कौन सी होती है? धमनी और सीरा। धमनी में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त? धमनी में वो शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है? और सीरा में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध। अब ध्यान से देखिए, हमारे शरीर में ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड का सर्कुलेशन करने में हार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसका? हार्ट का। हार्ट मतलब हृदय होता है, दिल होता है जिसको हम कहते हैं। नहीं, गाना समय दिल कहा जाता है, ओरिजिनली हार्ट मतलब हृदय होता है। दिल मत समझ, नहीं। हाँ, दिल समझेगा कि नहीं समझेगा? हार्ट मतलब दिल नहीं होता है। हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय। दिल उन सब चीज बिना मतलब का सिनेमा वाला चीजें है। सिनेमा वाली चीजों को यहाँ मत क्लास में रखिए। दिल ज्यादा याद रखने की रखिए। या क्या याद रखिए? हृदय का। तो हृदय के द्वारा क्या किया जाता है? तो ब्लड को पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लड को पंप किया। पंप करना मतलब धक्का देना, और धक्का जो दिया जाता है ना, तो बहुत प्रेशर से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? प्रेशर। किससे? प्रेशर। और प्रेशर कितने का होता है बाबू? 120 mmHg का। कितने का होता है?
120 mmHg का वो प्रेशर होता है। मतलब हार्ट जो हमारे ब्लड को पंप करती है, धक्का देती है, प्रकुंचन करती है, निकालती है अपने से, तो कितने के स्पीड से निकालती है? 120 mmHg। ठीक है, तो धीरे 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 हमारे धमनी में आती है और धमनी से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। अच्छा, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्यों पहुंचती है? पहुंचने का भी कुछ कारण होना चाहिए। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? ब्लड क्यों हर जगह घूमता रहता है? तो बाबू बस एक ही चीज के लिए, आरबीसी का मेन कारण काम होता है ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाना। किसको पहुंचाना? ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो बेसिकली ये जो जाती है धमनी के रास्ते हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जब पहुंचती है ब्लड, तो इसके पीछे मूल कारण क्या होता है, क्यों वो पहुंचती है? तो वो हर एक भाग को ऑक्सीजन देगी। क्या देने के लिए? ऑक्सीजन देने के लिए। हमारे शरीर में जो भी क्रियाकलाप होती है वो मूलतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव नहीं। तो इसीलिए हमारे शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये ऑक्सीजन हम कौन फुलफिल करता है? तो ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। कौन सा ब्लड? आरबीसी। कौन सा? आरबीसी। अच्छा, आरबीसी में होता क्या है जो इसको फुलफिल करता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है वो? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, किस रक्त में होता है ये भी बता दिए। कौन सा रक्त में? आरबीसी। रक्त कितने प्रकार के? दो प्रकार। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजित तत्व होता है। क्या होता है? तरल संयोजित। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए रक्त एक है तो क्या बना है? तरल संयोजित। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध रक्त में क्या, अशुद्ध रक्त में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो शुद्ध रक्त में वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अशुद्ध रक्त में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। अच्छा, ऑक्सीजन किस में, जब ऑक्सीजन रहता है अर्थात शुद्ध रक्त जो होता है किसके रास्ते जाती है? धमनी के रास्ते। और अशुद्ध रक्त किसके रास्ते आती है? सीरा के रास्ते। हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो इम्प्योर होता है, और इम्प्योर होने के बाद फिर से वो हमारे हार्ट में पहुंचती है, और हार्ट में उसको फिर से क्या किया जाता है? प्योर बनाया, शुद्ध बनाया जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमारे घर की दूध की तरह है, एक बार फट गया तो फिर दूसरी बार नहीं बनेगा, ऐसा बात नहीं है। एक बार हमारे रक्त जो है वो अशुद्ध हो गए तो सीरा उसको फिर से ऊपर उठा के लाएगी, और उठा के लाने के बाद कहाँ पहुंचाएगी? हार्ट में पहुंचाएगी। और हार्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है। फिर से ऑक्सीजन जब ये मिल गई तो वो रक्त शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध। अशुद्ध थी लेकिन क्या हो गई? शुद्ध हो गई। तो ठीक इसी तरह का प्रोसेस बारंबार चलता है। मतलब शुद्ध से अशुद्ध होता है, फिर अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। ये चक्र जो है वो हर हमेशा चलती रहती है। और ये किस किस के रास्ते जाती आती है? धमनी और सीरा के रास्ते। किसके रास्ते हो? धमनी और सीरा। अच्छा, एक बात बताइए, हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को पंप करती है कितने के स्पीड से? 120 mmHg। तो धमनी में रक्त की स्पीड होती है वो 120 mmHg। लेकिन सीरा जो होती है वो नीचे से ऊपर लेके आती है, तो सीरा में इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कम होती कितना हो जाती है? 80 mmHg हो जाती है। कितनी हो जाती है वो? 80 mmHg। इसीलिए हम लोग रक्त का प्रकुंचन दाब याद रखते हैं 120/80 mmHg। बेसिकली वो यही मतलब सीरा धमनी में जाती है 120 mmHg पर, और सीरा में कितना में जाती है? 80 mmHg पर। इसीलिए उसको अनुपातिक तौर पर याद करने के लिए लोग याद रखते हैं कि रक्त का औसत प्रकुंचन दाब 120/80 mmHg। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, 120 से बेसी हो गया तो क्या हो? 80 से कम हो गया तो क्या हो? बताइए। 120 से बेसी हो गया, 130, 140, 150, 160, 70, 80, 90, 200 पहुंच गया, 250 पहुंच गया, या 300 पहुंच गया। मतलब 120 से बेसी हो गया तो समझिए बीपी हाई हो गया। क्या हो गया? बीपी हाई। और वही 80 से नीचे आ गया, 80 से नीचे आ गया, 70, 50, 40, 30, 20 आ गया तो क्या? बीपी लो। अच्छा, आप लोग देखे होइएगा हॉस्पिटल में
और हमेशा जब बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट रहता है ना तो मशीन है तक लगा दिया जाता है, तो सिनेमा में तो लोग बेसी देखा है। और पर क्या होते हैं, टूट 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 बोलते रहता है वो, नहीं, और उस पर है ऐसे करके लाइट निकलते जाते, नहीं निकलता। हाँ, अरे बेसिकली क्या होता है ना, वो यही होता है 120/80 120/80, ठीक है। बेसिकली यही बीपी को चेक करते रहता है, कितना बढ़ा कितना घटा, कितना बढ़ा कितना बढ़ा, साथ ही साथ में हार्ट बीट को काउंट करते रहती है, हार्ट बीट को दिखाते रहती है कि हार्ट बीट कांस्टेंट है या नहीं है। ये सब मेडिकल साइंस है, क्या है, मेडिकल साइंस। और मेडिकल साइंस में जब तुम लोग जाओगे इन सब चीजों को और डिटेल से सीखोगे, ठीक है। कंसेप्ट पूरा क्लियर है, हाँ या ना, कंसेप्ट क्लियर है। मिटाना क्यों, रहने दो ना, मिटा के क्या ही करते, क्या आगे बढ़ा स्लाइड पर चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, लेक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है कहाँ पाया जाता है, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। इसमें पाया जाता है, इसमें से सभी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, इनमें से सभी। मतलब जितने भी पौधों का नाम उसमें बोला गया है सब। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृहिणी भाग है इसका, ऑप्शन है मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत। कौन सा आंसर होगा, छोटी आंत का। किसका, किसका है, चलिए आगे बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। कौन सा है, निमोनिया। कौन सा रोग है, अच्छा वो मधुमेह कैसे होता है? मधुमेह श्वसन संबंधी नहीं है। किससे कमी से मधुमेह नामक रोग होता है? इंसुलिन की कमी से। किसी कमी से, किसी कमी से। अच्छा, गांव घर में मधुमेह को क्या कहते हैं? मधुमेह को क्या कहा जाता है गांव घर? शुगर नहीं, चीनी जगह कहते हैं, चिनिया बीमारी। अच्छा, चिनिया बीमारी नहीं होता है, डायबिटीज जिसको कहा जाता है। डायबिटीज जो होता है किस कारण से होता है? खाली चीनी खाने से। हम लोग बचपन में थे ना तो उस समय में टीचर जब इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करते थे, हम लोग के मन में जब ये डाउट रहता था तो हम लोग यही सोचते थे कि चिनिया बीमारी है ना खाली चीनी खाने से होता है। हम लोग चीनी नहीं खाते, चिनिया बीमारी हो जाए। लेकिन बाबू समझिए ध्यान से, ये जो शुगर होता है ना, किसी एक चीज को ज्यादा सेवन करने से होता है। चाहे खाली नमके बेसी खाइए वो से हो सकता है, खाली चीनी बेसी खाइए वो से हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली चीनी खाने से। किसी भी एक कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर अधिक हो जाते हैं हमारे शरीर में तो क्या हो जाता है, वहाँ शुगर नामक, ये डायबिटीज नामक या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वो मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। नहीं, कैसे काटने से होता है? अच्छा, कौन सी मच्छर काटती है, नर या मादा? बाबू कभी मारने, काटने, खून पीने की बात आए तो कौन सी, मादा। हर हमेशा खून कौन पीता है, मादा पीती, याद रखिए। तो अभी का जो आंसर है हमारा कौन है, कौन सा है, निमोनिया। कौन सा है, निमोनिया। अच्छा, डायरिया नामक रोग कैसे? डायरिया रोग जानते हैं? डायरिया रोग बाबू, अरे डायरिया रोग जो होता है अशुद्ध पानी या अशुद्ध मछली खाने से होता है। तो मतलब हमारे शरीर की वाटर लेवल जो होती है वो डाउन कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, फिर चलिए हमारे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, अस्थि कोशिका, न्यूरॉन होती है, पेशी कोशिका, मांसपेशी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नहीं, ये तो हम लोग जानते ही है, न्यूरॉन जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा, न्यूक्लिक एसिड। किसका? कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है बाबू? याद रखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
कार्बोहाइड्रेट। आगे आइए, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस और वोमेन संकुल। इसको क्या कहते हैं बाबू? याद रखिएगा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बाबू? नेफ्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, वृक्क सहायता प्रदान करती है किस चीज? मतलब बेसिकली वृक्क का काम हमारे शरीर में किसका होता है? अच्छा, वृक्क का अंग्रेजी क्या होता है? वृक्क का अंग्रेजी क्या होता है? अच्छा, किडनी हमारे शरीर में क्या होता है? क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है, दोनों नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट का जो निचला भाग होता है वहां पाया जाता है। अच्छा, इसका बेसिकली काम क्या होता है? कौन सा काम करता है ये वृक्क जो होता है? वो सहायता किसमें करती है हमको? ध्यान से सुनिए, पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में, परिवहन। बाबू, ये जो है न परिवहन में काम करती है, न पोषण में काम करती है, और न ही श्वसन में काम करती है। तो काम इसमें करती है उत्सर्जन। अच्छा, उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है या एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने शरीर से मल का त्याग करते हैं, या हम अपने शरीर के जो गंदगी है जिनको शरीर के द्वारा नहीं रखा जा सकता है उनको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। याद रखिए। आगे ये निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन है व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। किसका? चूहा का। किसका होता है? अच्छा, ज्यादातर जो है ना परीक्षण में देखिएगा, ज्यादातर परीक्षण सबसे शुरुआत में किस पर की जाती है? चूहा पर ही की जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य का श्वसन अंग होता है झींगा का या सीप का, या जितना जलीय जंतु है इसमें जो है वो किसका श्वसन अंग क्या होता है? इसका ऑप्शन है आपका ट्रेकिया होता है, फेफड़ा होता है, गिल्स होता है, नाक होता है। बाबू, नाक तो पहले ना होता है नहीं, और नाक नहीं होता है। हम लोग का श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। हम लोग सांस जो लेते हैं वो किसकी मदद से लेते हैं? भले ही नाक से जाता है, तो नाक एक माध्यम है, लेकिन श्वसन होता कहाँ से? फेफड़े से होता है नहीं। देखिए अब ट्रेकिया तो आप सब जानते हैं किसका है? ट्रेकिया किसका श्वसन अंग है? चट्टा है। किसका? चट्टा है। किसका बाबू? चट्टा का नहीं। अब फेफड़ा किसका है? मनुष्य का। अच्छा, नाक तो श्वसन अंग में नहीं आता है, तो माध्यम है नहीं। अब आ जाइए, बच क्या गया? गिल्स। तो ये जो मछलियां है, सीप है, झींगा है, इसका श्वसन अंग कौन सा होता है? वो गिल्स होता है। किसके द्वारा ये सांस लेते हैं? गिल्स। किसके द्वारा? गिल्स। आगे सजीव जीवधारी द्वारा, सजीव जीवधारियों द्वारा इस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारी मतलब जितने भी सजीव है वो किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं? ऑप्शन है आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिया, या इनमें से सब। किसकी किसमें? बाबू, सबहे को निकालता है। किसको निकालता है? सबहे। जैसे हम ही लोग जो है यूरिन का स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं? यूरिन का। यूरिन में सारी चीजें पाई जाती है, यूरिया भी पाई जाती है, यूरिक एसिड भी पाई जाती है, साथ ही साथ में निमोनिया भी, अमोनिया भी पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है ना, कि जितने भी सजीव जीवधारी है सभी के सभी यूरिन करते हैं, और जब ये यूरिन करते हैं तो मतलब क्या, इन सब चीजों का क्या करते हैं वो शरीर से उत्सर्जन करते बाहर निकालते हैं। अब आइए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। ध्यान से रखिएगा, दो चीज आप लोग को याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम। और कौन सा? फ्लोएम। फ्लोएम ईमो होता है कि यमो होता है? चलिए, फ्लोएम इतना ज्यादा कौन देखता है? नहीं, तो फ्लोएम। अब आइए जाइलम, जौ से याद रखिएगा जल, जौ से क्या याद रखिएगा? जल। तो जल के वहन के लिए जाइलम। कौन चीज? जौ से जल, तो जल के वहन के लिए जाइलम।
अब फर्स्ट होता है फूड। फूड मतलब भोजन। फूड मतलब भोजन के वहन के लिए क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अच्छा, ये किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में। ये पादप उत्तक है। कौन सा उत्तक है वो? पादप उत्तक, मतलब पौधों में पाए जाने वाले उत्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का धक्का यहाँ लगा है बाबू, थक्का यहाँ। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करती है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, उनमें से कोई नहीं। आप लोग को ये पता है कौन रक्त का थक्का बनाता है? तो बाबू ध्यान से समझिए, शरीर से बाहर निकलता है आरबीसी। हम लोग बेसिकली उसी को खाली खून मानते हैं, नहीं। हम लोग के शरीर में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं। एक होता है आरबीसी, वो होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको रक्त बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। लेकिन हम लोग खून मानते किसको है? आरबीसी को खून मानते हैं। ललका निकल रहा है मतलब खून निकल रहा है, नहीं। अब देखिए बाबू, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स। क्या होता है बाबू? प्लेटलेट्स। अब इसको याद रखिएगा, आरबीसी जो होता है ना बाबू, तो निकलने करता है। आरबीसी को निकलने में थक्का फट बना देता है कौन? प्लेटलेट्स। निकलना बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मतलब जो कट फुट हो जाता है उस समय। और साथ ही साथ में देखिएगा डब्ल्यूबीसी भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, नहीं। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? एकदम पानी की तरह। कैसा होता है बाबू? एकदम पानी की तरह। पानी की तरह होता है देखने में। आप लोग जैसे देखिएगा कोई छिला उला जाता है तो पानी वहां लग जाता है, नहीं। तो बेसिकली पानी नहीं रहता है। क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी रहता है। क्या रहता है? याद रखिएगा। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है बाबू? रक्त बिंबाणु। आगे बढ़ते हैं। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तितली में, कॉकरोच में, तीचट्टा में, इनमें से सभी में। किसे पाया जाता है? अब मनुष्य में कैसा होता है बाबू? मनुष्य में दोहरी रक्त परिसंचरण करते हैं। याद रहेगा? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पौधों में के वायवीय भागों में जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प में निष्कासन कैसे होता है? और परागण है पहला क्वेश्चन, दूसरा निषेचन है, विसरण है और वाष्पोत्सर्जन है। तो आइए सबको पहले समझते हैं परागण। तो परागण जो प्रोसेस होती है ना बाबू, इसमें जो होते हैं वो नर जो होते हैं, पौधों में फूल जो होते हैं, फूल के जो नर भाग होते हैं वो मादा भाग के साथ क्या करती है? नर भाग को परागकण कर या परागण कर, सॉरी मिस्टेक होती है। याद रखिएगा, परागण जो है ना एक प्रकार की जनन की प्रक्रिया है जो पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में। ये 2 प्रकार के होते हैं, वो स्वपरागण होता है, वो परपरागण होता है। तो एक ही फूलों के पर परागण जब किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण। अलग अलग फूलों के अलग अलग जनन अंग, जैसे नर जनन अंग अलग हो गया और मादा जनन अंग अलग फूल का हो गया, अब तब जो परागण होता है उसको पर परागण करते हैं। पर परागण बेसिकली खुद से नहीं होता है, पर परागण किसी माध्यम से होता है, जैसे मधुमक्खी से हो जाता है, नहीं। साथ ही साथ बिरली उर्ली को देखे हैं, वो सब भी फूल पर बैठता है, उससे भी परागण की प्रोसेस होती है। ठीक है कि नहीं है? उससे भी परागण की प्रोसेस होती है। तो कहने का मतलब ये है बाबू, परागण एक प्रकार की प्रक्रिया है, जनन प्रक्रिया है, जो किसमें होती है? पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में। आपसे पूछा जाए परागण किसको कहते हैं, तो पौधों में पाए जाने वाली या होने वाली जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो दूसरा नंबर आइए, निषेचन किसको कहते हैं? तो निषेचन कहा जाता है बाबू जब मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम दोनों के दोनों मिलकर के फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है। अब अगला है विसरण प्रक्रिया किसको कहते हैं? तो विसरण प्रक्रिया उसको कहते हैं जिसमें 2 पदार्थ के कण आपस में घुल मिल जाते हैं। मतलब जब अलग अलग पदार्थ के कण जो है वो एक साथ घुल मिल जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जब आप लोग शरबत उर्वत बनाते हैं उस समय में क्या होता है, तो पानी के कण जो है वो चीनी के कण को
क्या करते हैं, अपने कण में समाहित कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो विसरण की प्रक्रिया होती है बेसिकली। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वाष्प के द्वारा निष्कासन, मतलब वेपर बना के निकालना, आई प्रोसेस के द्वारा कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। जिस प्रक्रिया के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम लोग इवोपरेशन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, इवोपोरेशन। आगे क्वेश्चन देखिए बाबू, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप मतलब वही क्या कहते हैं, धमनी में रक्त का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो कितना बाबू, 120 mmHg कितना होता है, 120 mm। अब आइए बाबू, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4। चलिए ये तो याद होना चाहिए आप लोग को, एक एटीपी जो होती है वो 3 फॉस्फेट की संख्या को लेकर के रखते हैं, कितने, 3, कितने, 3। आगे आइए बाबू, अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है। ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन से लिखिए, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, ग्लूकोज। कौन सा होगा, कोशिकीय ईंधन बेसिकली कहते किसको, तो ऐसे कहां सो रही है, ईंधन किसको कहते हैं, तो ईंधन को समझिए और उसके बाद हम लोग कोशिकीय ईंधन को समझेंगे। तो ईंधन वैसा पदार्थ होता है जो हमें बेसिकली ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ऊर्जा। अब कोशिकीय ईंधन की बात कर रही है, तो जो कोशिका को किसी भी क्रियाकलाप करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हो या ऊर्जा प्रदान करती हो, तो उसी को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। अब कोशिकीय ईंधन होता कौन सा चीज है, तो पौधों में बाबू स्टार्च होता है और हम लोगों में ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। देखिए बाबू, अगर बात करिए स्टार्च की, तो स्टार्च जो हम जब बहुत सारा ग्लूकोज एकत्रित हो जाता है तो उसको स्टार्च कहा जाता है, ठीक ना। तो बेसिकली पौधों में ग्लूकोज होता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्टार्च का नाम देंगे। याद आगे आगे आइए, निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ध्यान से देखिए बाबू, फेफड़ा नहीं है, वृक्क नहीं है, अग्नाशय नहीं है, कि त्वचा नहीं, बताइए कौन नहीं है, कौन नहीं है, अग्नाशय। कौन नहीं है, आगे आते हैं बाबू, हाइड्रीला पाया जाता है कहाँ, जल में, मृदा में, वृक्ष पर, इनमें से सब किसमें पाया जाता है, जल में। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है बाबू, जल में। किसमें पाया जाता है, जल में। आगे ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रीनल है, थायराइड है, पीनल है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, ग्राम कुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में। आगे बोलो, अगला परजीवी पौधे का एक उदाहरण, गोबर छत्ता, ब्रायोफाइलम, अमरबेल और चीप। इसमें से कौन है परजीवी, अमरबेल। कौन है, अमरबेल। क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम, इस बार जो 2026 का बोर्ड एग्जाम था उसमें पूछा गया, सेम टू सेम सब यही ऑप्शन सब। मुझे कहिएगा कि सर ऑप्शन अलग था, जी नहीं, ऑप्शन अलग नहीं, ऑप्शन भी सेम टू सेम है। तो कौन है, अमरबेल। कौन है बाबू, अमरबेल। याद रखिए कौन है, कौन, अमरबेल। आइए अगला है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है क्या, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। कौन सा तंत्र बनता है, श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र। आगे आइए, मानव हृदय में कुल कितने रेशम या कोष्ठ होते हैं, 3, 4, 8, 2। कितने होते हैं, मानव हृदय में बाबू 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4। क्या वो 4। कौन कौन से चीज होते हैं बाबू, 2 अलिंग होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं बाबू, 2 अलिंग और 2 निलय। दोनों का नाम क्या है, बाया अलिंग, दाया अलिंग, बाया निलय और दाया निलय। ठीक है,
याद रखिएगा इसको, चारों क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? चार। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, सभी। क्या है बाबू इसमें? सभी। क्या है? सभी। अब आइए बाबू, गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता है एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक स्वकोषी है, एक शैवाल है। क्या है ये? एक मृत जीवी है। क्या है ये? मृत जीवी। क्या है? मृत जीवी। आगे चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का और जनन तंत्र का। किसका? आहार नाल। किसका है बाबू? आहार नाल। किसका है? आहार नाल। आगे देखियो, पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत। कहाँ से? यकृत से। कहाँ से होती है बाबू? यकृत से। याद रखिएगा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। दांत का कठोरतम भाग होता है डेंड्राइन, इनामेल, अस्थिक, क्राउन। इनामेल। सबसे ऊपर का जो भाग होता है वही होता है इनामेल। आई किससे खराब हो जाता है? किससे खराब हो जाता है? चॉकलेट से। किससे? इसलिए बच्चों को कहा जाता है चॉकलेट से दूर रहो। ठीक, बच्चे को नहीं बूढ़ों को कहा जाता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, अभी तुरंत बताएं कौन होता है? कौन होता है? चलिए, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? थ्रोम्बिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, सीरम के कारण। ठीक पहले लग गया नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। अब आइए, जल का बढ़ना कौन सी वृद्धि कहलाती है? जल की ओर बढ़ना किस कौन सी वृद्धि कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा बाबू? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा होता है? गुरुत्वानुवर्तन। जिधर लाइट होती है, लाइट की तरफ बढ़ते हैं, उसको रसायनुवर्तन को, सॉरी प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जिधर जल होता है, जल की तरफ पौधे अपने जल को लेकर पहुंच जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। क्या कहते हैं बाबू? जलानुवर्तन। और कभी कभार हम लोग केमिकल्स की तरफ देखते हैं पौधों को जाते हुए, उसको रसायनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रसायनुवर्तन। याद रखिएगा इस चीज को। आगे, दूध से दही के बनने या जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन उत्सर्जन। कौन सी होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा, नीला, लाल और सफेद। कौन सा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल की कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट कहिए या क्लोरोफिल कर दीजिए। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, ठीक उसी तरह से क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं। कहाँ? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है वो? पत्तियों में। अच्छा, रंध्र किसको कहते हैं? रंध्र के द्वारा होता क्या है विश्व में? तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये क्या है? मान लीजिए ये एक पत्ती है, ठीक है, जो टहनी से टूटी हुई है या टहनी में जुड़ी हुई है। अब देखिए बाबू, पत्ती में क्या होता है कि बीच बीच में जब उसको देखिएगा ना, तो बीच बीच में छोटा छोटा छेद होता है। क्या होता है बाबू? बेसिकली छोटा छोटा छेद, ठीक ना? इसी छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। इससे क्या होता है? तो इससे वाष्पोत्सर्जन होता है। इससे क्या होता है बाबू? वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है? गैसों के आदान प्रदान के लिए। किसके आदान प्रदान के लिए? गैसों के आदान प्रदान के लिए। पत्ता ठीक ठाक बना रहे। एक कौन सा मान ले पत्ता यहाँ जीता जाता रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? ऑक्सीजन, SO2, NO2, CO2। कौन होता है? CO2। रंध्र मुख्यतः क्या कार्य है? मुख्य कार्य बताइए। प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन, पोषण एवं भोजन का
परिवहन, बताइए क्या होता है? अभी तुरंत बोले हुए कई देर पहले, नहीं वो सेकंड में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है कैसा? हरा, लाल, पीला या हल्का नीला? कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, या पीला रहे तो पीला में मार दीजिए, ठीक है। अच्छा, रक्तचाप मापने के उपकरण क्या करते हैं? स्टेथोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, एमीटर, स्टेगनोमैनोमीटर। जो डी में है, नहीं है, पढ़ने में कहीं बड़ी जटिल है। स्टेगनोमैनोमीटर, स्टेगनोमैनोमीटर। चलिए आगे, एटीपी विस्तारित रूप बताइए। एटीपी का विस्तारित रूप, एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट, एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। बाबू इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन सी नंबर होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। आगे आइए बाबू, क्या है, क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम्य है, पारगम्य है, अर्ध पारगम्य है, इनमें से कोई नहीं। अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है वो? अर्ध पारगम्य। कौन सी झिल्ली है? अर्ध पारगम्य। कौन सी? अर्ध पारगम्य। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट ग्राना में, कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है ये? कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्राना। ये हमको नहीं जानते था, तुम्हें लोग को जानकारी था। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना, ठीक है। चलिए आगे, पूरा पूरी 100% श्योर है, हमको जानकारी था है। चलिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण और ल्यूकोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? हाँ, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। चलिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? सिर्फ CO2 मुक्त होता है, सिर्फ ऊर्जा मुक्त होती है, सिर्फ H2O, इनमें से सभी? बाबू सभी मुक्त होता है। क्या होता है? सभी, सब चीजें मुक्त होती है। अच्छा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसमें सारे चीजें नहीं, CO2 भी है, ऊर्जा भी है, जल भी, H2O भी है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके रंध्र में छिद्र से घिरे होते हैं? किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? क्यूटिकल, गाढ़ कोशिका, बात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। किससे? गाढ़ कोशिका। किससे? गाढ़ कोशिका। किससे बाबू? अगला क्वेश्चन, यही लास्ट है, ठीक है। अगर देखिए, गुर्दा में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है किसमें? मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, वृकाणु में, मूत्राशय में। कहाँ होता है? मूत्राशय में। कहाँ होता है? मूत्राशय। आज हम लोग 50 को देखे, 50 में आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग अपने से जांच करें, और जांच करने के बाद अपना जो हो, क्या हमारा इतना सही हुआ, गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इससे आपको किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके लिए सहायता प्रदान करती हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।